डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे, फिर हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं ना, तो बेटा ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं ना, बोथ आर ए नेचुरल फोर्सेस। दोनों कौन सी हैं? नेचुरल फोर्सेस होती हैं। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूँ, हेडिंग बोथ आर नेचुरल फोर्सेस। अब नेचुरल फोर्सेस कितनी होती हैं? अगर हम नेचुरल फोर्सेस की बात करें ना बेटा, टोटल 4 नेचुरल फोर्सेस होती हैं। उनमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि एक ही चीज़ है। तीसरी फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स कौन सी होंगी? नेचुरल फोर्सेस। अब इन नेचुरल फोर्सेस में से अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो दोनों की दोनों क्या हैं? दोनों की दोनों नेचुरल फोर्सेस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई दोनों नेचुरल फोर्सेस तो हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना बेटा, इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात कर ले, इनका फार्मूला यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। बेटा फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, लिखवाइए, K Q1 Q2 बट ओवर आर स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, हम लिखते हैं F G इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। यानी कि दोनों जो फोर्सेस हैं बेटा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही हैं। बोथ फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों क्या हैं? जो डिस्टेंस हैं, किसके दरमियान डिस्टेंस? अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो चार्जेस के दरमियान डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो मैसेस के दरमियान डिफरेंस के क्या है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हम कहेंगे बोथ फॉलोज, दोनों फॉलो करेंगे, बोथ फॉलोज क्या फॉलो करती हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसी फोर्सेस, अगर हम इनको अलोंग द पाथवे या क्लोज्ड पाथवे की बात करते हैं इन फोर्सेस में, तो क्लोज्ड पाथवे में ये जो फोर्सेस होती हैं ये जीरो होती हैं। यानी कि ये पाथवे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, ना ये करेगी और ना ही ये करेगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या होंगी? कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 बेटा, दोनों फोर्सेस को जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। हम यहां पे चौथा पॉइंट क्या लिखते हैं? बोथ फोर्सेस हैव हाई रेंज। इनकी रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होगी। अब हम अगर यहां पर 5वां पॉइंट लिखें तो बेटा दे फॉलोज या बोथ फोर्सेस फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों क्या फॉलो करती हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यह है कि बेटा आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर काफी सारे मैसेज पड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ग्रेविटी है वो उन मैसेज को खींचेगी, उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट्स नेम इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप एक ही जगह पर काफी सारे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स को मालूम करना चाहते हैं तो आपको उन सभी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स में अप्लाई करेंगे अगर एक से ज्यादा मासेस की बात करेंगे एट अ पॉइंट। और अगर हम एक से ज्यादा चार्जेस की बात करते हैं, अगर बहुत सारे चार्जेस जो कि एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपको वो तमाम फोर्सेस को मालूम करना है तो आप तमाम फोर्सेस को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तमाम चार्जेस ए बी सी, 3 चार्जेस हैं, सपोज करें चार्ज डी पे फोर्स लगा रहे हैं, आपको वो मालूम करनी है। आप पहले ए की मालूम करिए, बी की करिए, सी के करिए, तीनों को जमा कर दें तो आपके पास वो आ जाएगी। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस चीज का नेम होगा। इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसके ऊपर
इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करती है। अच्छा जी, अब अगर हम मजीद एक पॉइंट की बात करते हैं तो बेटा बेशक वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बोथ फोर्सेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट के बीच में है, वो एक चार्ज के दरमियान में नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेटा अगर हम उसकी भी बात करें तो वो एक चार्ज के दरमियान नहीं है, बल्कि वो क्या है, दो चार्जेस के दरमियान में है। आप ग्रेविटेशनल की बात, फोर्स की बात करें, वो भी एक मैस के बीच में नहीं है, बल्कि कितने मैसेज के बीच में है, दो मैसेज के बीच में है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस आर टू मैसेज, नॉट अ सिंगल चार्ज, नॉट अ सिंगल मैस। तो लिख लेते हैं, बोथ फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन, किसके दरमियान, टू, वेरी गुड, टू चार्जेस एंड मैसेज, नॉट अ सिंगल चार्ज और मैस। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब अगर हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो बेटा दोनों जो फोर्सेस हैं वो लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस हैं, लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस। अब लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस का मतलब अगर ये मैस m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बेटा वो एक लाइन में ही लगेगी, एक लाइन में है। ऐसा नहीं है कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और मैस इधर को चला गया, नहीं, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैस एक लाइन में आगे की जानिब ट्रैवल करेगा, चार्ज Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा तो चार्ज Q1 एक लाइन में, सीधी लाइन में जाएगा। यानी कि बोथ फोर्सेस जो होंगी वो क्या है, लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर। बोथ फोर्सेस आर लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर। चैलेंज, कितनी हेडिंग्स हो गई हमारे पास, कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारी क्या आ गई बेटा, सिमिलैरिटीज। क्या चीजें, सिमिलैरिटीज। अब हम बात कर लेते हैं बेटा थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहला डिफरेंस बेटा हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो दो चार्जेस के दरमियान में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों मासेस के दरमियान में। एक और हेडिंग यहां पे ऐड करें सिमिलैरिटीज के अंदर, दोनों जो फोर्सेस होंगी बोथ फॉलोज द न्यूटन थर्ड लॉ, बोथ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, क्या लॉ है, बिल्कुल। तो दोनों फोर्सेस की बात करो तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लगाएगा और इसी तरह से अगर मैस एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है तो दूसरा मैस भी पहले वाले के ऊपर लगाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हो गए। तो पहला डिफरेंस ये आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान में है, तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट, किसके दरमियान में होगी, इज प्रेजेंट बिटवीन टू masses while electric force is present between two charges। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अगर हम बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक वीक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं बताता हूं बेटा, इसकी रीजन भी बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to raise power 37 times stronger फोर्स। समझ आ गई बात? अब उसकी वजह क्या है बेटा, उसकी वजह है कांस्टेंट्स। अगर हम
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स स्क्वायर होती है। लेकिन अगर बेटा हम यहां पर के कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की अगर मैं बात कर लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो बेटा ये कितनी होता है, हम लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटा यहां पे देखिए जो कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो बहुत ही छोटा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि बेटा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ी वीक हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा जी, एक और हेडिंग लिखते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर चार्जेस दोनों पॉजिटिव होंगे, जाहिर सी बात है फोर्स कौन सी होगी, फोर्स इनके दरमियान रिपल्सिव हो जाएगी। और अगर दोनों चार्जेस में से एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो बेटा दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, अट्रैक्टिव हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, और नीचे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। मजीद हेडिंग ऐड करना चाहते हो, पॉइंट ऐड करना चाहते हो बेटा, वो फार्मूला लिख देना। समझ आ गई बात, ठीक है। अगर बेटा आपको ये वाकई में प्रूव करना है कि ये 10⁻37 टाइम्स ही होता है, तो प्रूव करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप दो चार्जेस ले लीजिएगा। जैसा कि सपोज करें आपके पास एक चार्ज है, चार्ज हमने कल पढ़ा था कि एक चार्ज है आपके पास, यहाँ पर मैं फर्ज कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज कितना होता है, कल ही हमने पढ़ा था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो बेटा फर्ज करें एक आपके पास ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, यानी कि इस फार्मूला के अंदर बेटा के की वैल्यू पुट करिए, क्यू की करिए, क्यू की करिए, ठीक है। इसी तरह से बेटा जब मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करके क्या निकाल सकते हैं, इस बात को आप वाकई में प्रूव कर सकते हैं कि ये इतने टाइम ज़्यादा होगी, वो इतने टाइम क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका आ गया एक शॉर्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आ गई।